आप सबको नमस्कार। कल दो तीन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही आवश्यक और बहुत ही निरंतर इसका इस्तेमाल अनवरत अगर ये ना चले तो किसी के लिए भी जिंदा रहना संभव नहीं है। श्वसन तंत्र क्या होता है? देखो, मनुष्य के शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं, लेकिन इसको समझना है कैसे। देखो, हम भोजन के बगैर रह सकते हैं, हम पानी के बगैर एक दो दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बगैर 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, जीवित नहीं रह सकते। ऐसा क्यों है? शरीर जो है उसमें भोजन, श्वास, भोजन, पानी, इन दो चीजों को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। बाय डिफॉल्ट शरीर में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में शरीर इन चीजों को अपने स्टोर में रखती है, लीवर में रखती है संचित करके, ताकि वक्त आने पर कुछ समय के लिए वो काम आता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय के लिए तो ये चलेगा, पानी आप नहीं लोगे, खाना आप नहीं खाओगे तो कुछ समय के लिए चलेगा, क्योंकि वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में जो लीवर में एकत्रित है उससे हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु अगर श्वास का स्टोर करने की कोई कैपेसिटी शरीर में नहीं बनाया गया, बाय डिफॉल्ट शरीर में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे श्वास को कुछ पल के लिए भी स्टोर किया जा सके। वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 2 से 3 मिनट का भी अगर डिफरेंस हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए श्वसन तंत्र का अनवरत और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि श्वसन तंत्र से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम थकान महसूस करते हैं तो थकान दूर करने के लिए भी जो अगर ऊर्जा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? श्वसन तंत्र से, ऑक्सीजन से। श्वसन तंत्र से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। दो चीज से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, क्या? ऑक्सीजन से और भोजन से। लेकिन भोजन का भी जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा, हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था कि भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो जब तक भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक वो भोजन हमारे किसी काम के नहीं है। ऑक्सीकरण होने के बाद ही वो भोजन हमारे काम का होता है और वो भोजन हमारे लिए ऊर्जा जनरेट कर पाता है। अब इसका एक फॉर्मूला लिख लो आप। भोजन प्लस ऑक्सीजन, भोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऊर्जा प्लस ताप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस त्याज्य पदार्थ। भोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऊर्जा प्लस ताप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस त्याज्य पदार्थ। जब हम भोजन लेते हैं और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उससे क्या क्या चीजें पैदा होती है? ऊर्जा यानी एनर्जी, ताप यानी शरीर में गर्मी, प्लस भोजन के ऑक्सीकरण होने के बाद उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। ये कब संभव हुआ? जब भोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों एड ऑन काम करें, तभी ये संभव हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो। ये जो क्रिया है शरीर में जब कभी ये क्रिया होता है तो क्या होता है? ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड खासकर हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसका शरीर से तुरंत निकलना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कि हमारे शरीर से वो चीज निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो
शरीर में वायु के अंदर और बाहर निकलने, आने और निकलने की प्रक्रिया को, क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। सामान्य शब्दों में अगर हमें समझ में करना होगा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, तो श्वसन तंत्र क्या होता है? शरीर में वायु को अंदर आने और बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जो निरंतर चलता रहता है। अब ये श्वसन क्रिया दो तरीके से होती है। पहला लिखो, इंस्पिरेशन, अभिश्वसन कहते हैं उसको, इंस्पिरेशन। अब शुष्क वायु अंदर को हम खींचते हैं, इसके थ्रू? नाक के थ्रू। कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन नाक से सांस लेना ज्यादा बेहतर है बनस्पति मुंह से। तो जब शुद्ध वायु हम नाक से खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिश्वसन। इसे हम कहते हैं अभिश्वसन, इंस्पिरेशन, लिख ले आप। दूसरा क्या होता है? एक्सपीरेशन, यानी निःश्वसन। हमने वायु को, शुद्ध वायु को खींचा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। इसको हम, इस बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन। अब हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया है वो दो स्तर पे काम करता है। लिखो, पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, कोशिकाओं का श्वसन या आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है? वायु का नाक से लिया गया हवा जो फुसफुस यानी हमारे लंग्स में प्रवेश कर रोक, जो हमारी रक्त कोशिकाओं है उसमें मिलना, ऑक्सीजन का मिलना, ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बाहर निकल, क्या हुआ? हमने श्वास लिया तो ऑक्सीजन अंदर गया लंग्स में और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लिख लिया आपने? दूसरा क्या हमने पढ़ा? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? शरीर के समस्त कोशिकाओं, समस्त टिश्यूज के बीच, रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यहां से सांस लिया, ये लंग्स तक गया और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आ गई। ये प्रोसेस क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब लंग्स से टिश्यूज में गया, पेशियों में गया, मांसपेशियों में गया, सब जगह गया और वहां से आया, वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इस श्वसन प्रक्रिया की जरूरत क्या है? इसके बगैर काम नहीं चल सकता क्या? और ऐसा क्या होता है कि ऊतकों में, मांसपेशियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करें, हम खड़े ही होते हैं या बैठते हैं तो हमारी कोशिकाएं सिकुड़ती, या हमें गुस्सा आता है या कुछ भी होता है तो हमारी ग्रंथियों से स्राव होता है, या हम किसी विचार में खोए हुए हैं तो विचार जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इन सभी संबंधित ऊतकों और कोशिकाओं की रासायनिक क्रिया है जो हमने अलग अलग पढ़ा है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग मांसपेशियां, उसके तत्वों के या उसके प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है, आगे जो पढ़ेंगे सबका अलग अलग। तो ये एक संबंधित सिस्टम से संबंधित टिश्यूज का एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है कि ब्लड का ऑक्सीकरण होता है।
और जब भी ब्लड का ऑक्सीकरण होगा उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारे शरीर के लिए विषैले पदार्थ, हमारे शरीर के लिए जहर। उसका तुरंत हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा वो बड़ा हानिकारक होता है। वो जल्दी से जल्दी कैसे निकलेगा? तो जब रक्त का ऑक्सीकरण होके शरीर का कम्युनिकेशन चलता है, उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिल जाता है? रक्त में। हमने पढ़ा था, जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि हार्ट के पास क्या आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है वो क्या होता है? वही है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैरी करके कहाँ भेज देता है? लंग्स। लंग्स उसको क्या करता है? एक्सटर्नल श्वसन प्रक्रिया से बाहर कर देता है। और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। ये आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी सोचोगे, आप बैठे बैठे लिख रहे हो पेन से, आपके बैठे बैठे दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, तो वहां की जो टिश्यूज हैं वो एक्टिव होंगी। जैसे वो टिश्यूज एक्टिव होंगी तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वहां से क्या होगा? हार्ट तुरंत उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू उसको ले आएगा और ओके कहाँ ट्रांसफर कर देगा? लंग्स को। लंग्स उसको क्या करेगा? एक्सटर्नल श्वसन प्रक्रिया के तहत उसको बाहर कर देगा। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है। और क्यों आवश्यकता होती है, क्या होती है, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये क्या है, कैसे प्रोसेस काम करता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लें कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं वो आप लिख लें, फिर हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। लिखिए, नंबर 1 नोज, नाक। नंबर 1 नोज। नंबर 2 माउथ कैविटी। ग्रसनी। स्वर यंत्र, लेरिंग्स, कंठ, लंग्स, उसके बाद लिखिए रीब, रीब, रीब्स, उसके बाद लिखिए इंटरकोस्टल मसल्स, इसके बाद लिखिए डायाफ्राम। अब पहले हम नोज पे आते हैं। नोज को दो भागों में बांटा गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल नोज क्या है? देखो ये पिरामिड के आकार है। ये किससे बनता है? कार्टिलेज से बनता है, इसलिए ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसको हम किसी भी तरह फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं, लेकिन इंटरनल नोज के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा हिस्सा जो कार्टिलेज से पिरामिड की शेप में है और कार्टिलेज से बना हुआ है, जिसमें दो छिद्र होते हैं, जो इसका काम क्या होता है? श्वास को लेना, इनटेक करके अंदर। ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल नोज। जिसका दूसरा क्या है? इंटरनल नोज या नासिका। अब ये भी दो भागों में विभाजित है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ग्रसनी जो फेरिंग्स होता है वो कहाँ जाके खुलता है? उसमें जाके खुलता है वो
जाके कहाँ खुलेगा? लंग्स में। तो वहां की जो प्रोसीजर है वो इंटरनल नोज में, यहाँ के बाद नीचे जितनी प्रोसीजर है वो इंटरनल नोज में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं नाक की काम क्या क्या करता है। नाक श्वसन तंत्र का इसे सबसे पहला अंग माना जाता है, चेहरे के ऊपर होता है। अब इसका काम क्या है? नाक के कार्य लिख लीजिए। पहला, सूंघना। नाक हमें क्या करता है? गंध का ज्ञान कराता है। नाक हमें स्मेल का ज्ञान कराता है। तो नाक का पहला काम क्या हुआ? सूंघना। नाक का दूसरा काम क्या है? नासिका की ओर आने वाली वायु को शुद्ध करना, एयर को प्यूरिफाई करना। इसका तीसरा काम क्या है? इसमें नमीपन होता है, एक श्लेषा, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिससे इसमें नमी बना रहता है। तो इससे क्या होता है? आने वाले शुष्क वायु को नम बना के रखना। तो वायु को नम रखता है, ये इसका तीसरा कार्य। वायु को गर्म बनाए रखना, ये इसका चौथा कार्य। दूसरा क्या? ग्रसनी, फेरिंग्स। ये क्या होता है? एक ट्यूब के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है जिसका 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई होता है, जो खोपड़ी के आधार से शुरू होता है। C7, C6, जो स्पाइन का C6 होता है ना, उससे ये जुड़ा रहता है, वहां तक फैला रहता है। इसके 3 भाग होते हैं, नसाग्रसनी, मुखग्रसनी और स्वरयंत्र ग्रसनी। तीनों अलग अलग चीजों से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका अलग अलग नाम होता है। जो मुख ग्रसनी होता है वो सर्वाइकल के तीसरे बोन से जुड़े रहता है। जो स्वर ग्रसनी होता है वो सर्वाइकल के 6 से जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है? एक श्लेष्मा होता है, झिल्ली कहते हैं उसे। वो क्या करता है? अंदर की परत में होता है, तो बाहर से जितनी सांसें हम लेते हैं वैसे सर्कुलेट होके जाता है। तो जो बाहर से शुष्क सांसें आती है उसमें जो धूल की कण या कोई भी चीज होता है उसमें चिपक जाता है, तो वो अंदर नहीं जा पाता, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। ये था नाक का। उसके बाद जो है ना, ग्रसनी के क्या, फेरिंग्स के क्या काम है आप लिखें। ये क्या है? पेशीय ऊतक है। ये ग्रसनी बाहर वाली परत होती है और उसके काम क्या क्या है आप लिखें। पहला, वायु को नम रखना, वायु को गर्म करता है, सुरक्षा करता है और सुनने के कार्य में सहायता करता है। उसके बाद क्या है? स्वर यंत्र। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आप लिखें। ये श्वास प्रणाली के ऊपर होता है और ग्रसनी क्या कहाँ होता है? सर्वाइकल के 5वें मनके से जुड़ा रहता है। 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये फैला होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसे कहते हैं स्वर रज्जु होता है, जो किससे बनता है? संयोजी ऊतक से बनता है। ये डोरी के समान होता है, पतला सा। तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? ये कार्टिलेज या लिगामेंट से जुड़ा रहता है। जैसा हमने कहा, ये वॉइस बॉक्स का काम करता है। अगर ये ना हो तो जब किसी का देखते होगे कि आवाज नहीं निकल रही है, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, बच्चा पैदा हुआ लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, तो गड़बड़ कहाँ है? वॉइस बॉक्स में। क्यों? ये स्वर यंत्र जो है उसका काम क्या है? लिखो। पहला, आवाज उत्पन्न करना। स्वर यंत्र का पहला काम क्या है? आवाज उत्पन्न करना। दूसरा काम क्या है? भाषा बोलने में सहायता करना।
दूसरा काम है भाषा बोलने में सहायता करना। तीसरा काम क्या है? श्वास पथ के अंगों की रक्षा करना। चौथा काम क्या है? हवा को गर्म करना। पांचवा काम क्या है? हवा को नम रखना। अब आजकल स्पीच थेरेपी का बड़ा चलन चल गया। जिस बच्चे को आवाज नहीं आती, कई बड़े भी हैं उनके आवाज नहीं आती, उनको क्या दिया जाता है? स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के थ्रू क्या कोशिश की जाती है? ये जो वॉइस बॉक्स है इसको ओपन करने की कोशिश की जाती है, इसको एक्टिव करने की, जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय करने का प्रयास। तो देखो, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है? आप पढ़ रहे हो तो अब आपके पास ये पता लग जाना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा बच्चा आए या कोई ऐसा इंसान आए, देखो ये पढ़ने का क्या फायदा है, ये समझना और याद रखने वाली बात है। कोई भी ऐसा आए जिसको बोलने में दिक्कत है, आवाज नहीं निकल रही है, उसको कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज घरघरा सा आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये समझ में आ जाना चाहिए उसी टाइम उसकी प्रॉब्लम क्या है। स्वर यंत्र की प्रॉब्लम है, यानी कंठ का इशू है, यानी वॉइस बॉक्स उसका खराब है। सो नाउ हमें क्या करना है? हाउ टू एक्टिवेट वॉइस बॉक्स। तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे? स्पीच थेरेपी पे। और इसका उपाय क्या होगा? पर डे इसकी मसाज करना। देखो ये ईयर है ना, ईयर के बीच में भी ये जो लोब लटका हुआ है इसके जस्ट बीच में अगर आप मसाज करोगे तो वो जो बच्चा होगा या बुजुर्ग होगा उसको दर्द होगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे है। तो इसको जब हम मसाज अच्छे से करेंगे तो वॉइस बॉक्स ओपन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को हमें देखो, हर चीज में छोटी छोटी जो ऑर्गन्स, पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आपके पास वो नॉलेज आ जाता है जिससे आप उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर कान में कहाँ पे होता है, समझ नहीं आया। लिखा बताइए। इस पे आएंगे ना, अभी मैंने ऐसे बता दिया। देखो ये लोब होता है ना, इसके सेंटर पॉइंट में होता है, लेकिन जब हम डिजीज पे आएंगे ना, अभी इसमें डिजीज पे भी हमने आना है, तो उस टाइम मैं इन सारी चीजों को, क्योंकि अभी मैं डिजीज पे चला जाऊंगा तो ये जो सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी, ये परा ही रह जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, आप देखो यही इंटरेस्ट जागता है, जानने की मन करता है, अच्छी बात है। बट क्या है कि अभी हम सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर जब हम आएंगे तो उस पर पढ़ेंगे ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आप केवल याद दिला देना कि सर वॉइस बॉक्स की जो समस्या है, वॉइस कॉर्ड की जो समस्या है, इंग्लिश में उसको वॉइस कॉर्ड बोलते हैं, उसकी जो समस्या है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मैं वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं स्वर रज्जु। एक तो ये वॉइस बॉक्स हो गया, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, वो अभी मेरे मुंह से क्या निकला, वोकल कॉर्ड, इसे कहते हैं स्वर ग्रंथि के अंदर ये स्थित होती है, जिनके कंपन से आवाज उत्पन्न होती है। अब आपसे योग में कहा जाता है कि उज्जाई करो, भ्रामरी करो, वस्त्रिका करो। इस सब का क्या मतलब है? जब हम उज्जाई करते हैं तो क्या होता है? अब इससे क्या हुआ, ये जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिव होगी। इसमें हम जितना अभी हमने क्या पढ़ा कि वो स्वर ग्रंथि के अंदर होता है, जिनके कंपन से क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है। तो जिसका वोकल कॉर्ड बैठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उज्जाई करेंगे, तो क्या होगा, उसमें कंपन आएगा। और जब वो रेगुलर बेस पे हम करेंगे तो क्या होगा, उस कंपन से फिर धीरे धीरे उसकी आवाज निकलने लग जाएगी। लेकिन ये जादू नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बिकॉज ऑल दीज आर प्रोसीजरल चीजें हैं शरीर की, तो इसमें वक्त लगता है। ये एक तरीका मैंने बताया कि इससे ये चीजें पॉसिबल है, संभव है,
और हम ऐसा कर पाते हैं। उसके बाद आता है श्वास प्रणाली। अब इस श्वास प्रणाली क्या होता है? ट्रकिया का नाम सुना है आप लोगों ने? श्वास पथ या श्वास प्रणाली, ट्रकिया का नाम सुना है किसी ने? इसमें लिख लो क्या क्या होता है। पहला लैरिंग्स, जिसे कहते हैं कंठ, लिख लो। उसके बाद वो लैरिंग्स जब खुलता है तो वहां से क्या शुरू हो जाता है? ट्रकिया। उसके बाद प्रिंसिपल ब्रोंकस, और उसके बाद ब्रोंकाई। ये इसका रास्ता है। अब इसमें क्या होता है? देखो, ये जो ट्रकिया है इसको वायु नली भी कहा जाता है या श्वास प्रणाली भी कहा जाता है, ट्रकिया भी कहा जाता है। लगभग ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो यह स्वर यंत्र जो हमारा होता है उसका अंतिम पार्ट जहां पे होता है वहां से वो शुरू हो जाता है। इसका मैंने क्या बोला कि 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये शुरू कहां से होता है? जहां पे स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कंप्लीट फिनिश होता है, वहां से वो शुरू हो जाता है। अब देखो, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी उसका डायरेक्ट संबंध किससे था? C1 से C7। अब देखो यहाँ स्पाइन कैसे काम करता है और हमारे शरीर में स्पाइन कितना इंपॉर्टेंट है। कहते ना कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा, कोई बोल नहीं पाता, तो इसमें स्पाइन क्या करेगा? अभी हमने क्या पढ़ा? C3, C6, C5 से सारा जुड़ा हुआ है। यानी अगर किसी का आवाज भी नहीं आ रहा तो उसका भी स्पाइन से रिलेशन है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो उसका भी स्पाइन से रिलेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हमेशा अपने स्पाइन को स्वस्थ रखना। ये बहुत काम की चीज है। अब देखो, हम जब यहाँ पढ़ते हैं, ट्रकिया पे आते हैं, तो C1 से C7 हमने पढ़ा था क्या? स्पाइन। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था? कोई किसी को नाम याद है? उसके बाद कौन सा पार्ट शुरू होता है स्पाइन में? C1 से C7 के बाद क्या शुरू होता है? सर्वाइकल के बाद क्या शुरू होता है? सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, किसी को नहीं याद है। वहां से क्या शुरू होता है? थोरेसिक रीजन। हमने सर्वाइकल पढ़ा था, 5 हिस्सों में बांटा था। क्या? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। याद है किसी को? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, चलो, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रकिया, श्वसन प्रणाली, वायु नली, नलिका, कुछ भी कह सकते। अब ये प्रारंभ कहां से हुआ? वॉइस बॉक्स जहां एंड हुआ। इसका फैलाव कहां तक है? 5th वर्टिब्रा ऑफ थोरेसिक। देखो, रीढ़ की हड्डी से स्पाइन से ये भी जुड़ गया। 5th वर्टिब्रा ऑफ आवर स्पाइन, जिसे श्वसिया कहते हैं। श्वास प्रणाली में लगभग 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं। देखो, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं बड़े गौर से पढ़ो। सब में से डिजीज जुड़ा हुआ है, और जब डिजीज का ट्रीटमेंट आप करने जाओगे, जैसे अभी मैंने एक डिजीज का नाम लिया कि किसी को वॉइस नहीं आ रहा है, बोलने की प्रॉब्लम है, तो देखो ऑर्गन से जुड़ी हुई चीज ये है रूट कॉज। इसे कहते रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करना। एक ट्रीटमेंट होता है लोकल कॉज पे और दूसरा रूट कॉज पे। एक इंसान को भूख लगी है
आपने खाना दे दिया तो वो क्या हुआ, लोकल ट्रीटमेंट। अभी उसकी जरूरत थी, आपने पूरी कर दी, लेकिन अब उसके पास कल भी खाने को नहीं है, परसों भी खाने को नहीं है, वो कमाता नहीं है कुछ, तो आपने क्या किया, कुछ ऐसा कर दिया कि वो कुछ रोज रोज कमाने लगे, तो उसकी खाने की पूर्ति रोज अपने आप हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, रूट कॉज ट्रीटमेंट। यानी जड़ की समस्या क्या है, वो आपसे खाना मांगने आया तो आज तो आपने दे दिया, रोज रोज आप तो दोगे नहीं, तो जड़ क्या है, उसको कुछ ऐसा उपाय बता दिया जाए कि उसके खाने का व्यवस्था उसके खुद के मेहनत करने से हो जाए। तो इसी को अगर मेडिकल लैंग्वेज में, या हम जो अल्टरनेटिव या नेचुरोपैथी या किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, उसमें कहते हैं रूट कॉज का ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट और रूट ट्रीटमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी निकल रही है, उसको देखो, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो बड़ी काम आएंगे ये सारी चीजें। अब इसका आकार सी आकार का होता है, ट्रकिया का आकार सी आकार का होता है। अब ये चूसक कोशिका होती है, उससे ये आच्छादित होती है। जैसा मैंने बोला चिपचिपा पदार्थ इसमें भी होता है जो इसको चिकना बनाए रखता है। अब इसमें जो परतें होती हैं तीन, पहला बाहरी परत, दूसरा मध्य परत और तीसरा आंतरिक परत। लिख लीजिए आप, पहला श्वास प्रणाली की तीन परतें हैं, पहला बाहरी परत, दूसरा मध्य परत और तीसरा आंतरिक परत। अब श्वास प्रणाली के कार्य क्या होते हैं, लिखो। पहला, ये वायु को फिल्टर करता है, एयर को साफ करता है। तो लिख लो, वायु को फिल्टर करता है। दूसरा, वायु को नम करता है। तीसरा, वायु को गर्म करता है। और चौथा, कफ को रिफ्लेक्स व साफ करता है, जो फिर आपके मुंह में आता है, आप उसे बाहर फेंकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, श्वसिया, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रोकाई। आप लिख लो। या ब्रोंकस, कई दफा ब्रोंकस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसका क्या काम है, ब्रोंकस का क्या काम है, इसका भी स्पाइन से सीधा जुड़ाव रहता है। फिफ्थ, कौन सा बोला था हमने, फिफ्थ कशेरुका या फिफ्थ वर्टिब्रा, कौन सा, थोरेसिक, इसका डायरेक्ट उससे लिंक होता है। और ये दोनों जो श्वसिया है वो सीधा कहाँ चली जाती है, दाईं और बाईं तरफ के फेफड़े में चली जाती है। ये जो नर्व्स जाल होते हैं, मैं कल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। और उनकी दीवारों पर रोम स्तंभ का उत्तक परतें जमी रहती है, उसको ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहते हैं। और वो जो राइट और लेफ्ट की, तो उसको राइट ब्रोंकस बोलेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे। दोनों जाके कहां से जुड़ जाते हैं, लंग्स से। अब वहां से फिर वो अलग अलग चीजों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आप करो लंग्स, फेफड़े। अब लंग्स क्या होता है, ये संख्या में 2 होते हैं, लिख लो। दाईं और बाईं तरफ स्थित, हमारे 2 लंग्स स्थित हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ।
और इसी के बाईं तरफ हमारा हार्ट स्थित होता है। और इसके नीचे क्या होता है? डायाफ्राम। अब इसके जो डिवीजन है उसको आप कैसे पढ़ोगे? चलो लिख लो आप। इसके डिवीजन होते हैं, जैसे फेफड़ों की संरचना, सॉरी हृदय की हमने कल पढ़ी थी ना, हार्ट की संरचना, वैसे ही इसकी भी परतें होती है। तो लिख लो, शिखर मतलब टॉप 1, आधार 2, सतह 3 और किनारा 2 होता है। अग्र किनारा और निचला किनारा। और ये सब फुसफुस यानी लंग से डायरेक्ट जुड़े रहते। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लिखिए, शिखर 1, आधार 1, सतह 3, अग्र किनारा 3। सतह में कौन कौन सा आया? अग्र किनारा, पार्श्व किनारा और निचला किनारा। 3 सतह में पहला अग्र किनारा, पार्श्व किनारा और निचला किनारा। जी हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि। इसकी डिटेलिंग बहुत सारी है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम पहले अब समझते हैं श्वसन क्रिया विधि कैसे है। वैसे मैंने बताया शॉर्ट में आपको, लेकिन फिर भी एक बार हम करते हैं। अब श्वसन कैसे लेते हैं हम, कौन बताएगा मुझे? कौन सी क्रिया? अभी मैंने बताया। ये थोड़ा सा सिस्टम जो है लंबा है, ये कल भी हम करेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसको केवल आप समझ लोगे तो 10-15 बीमारी वैसे ही आप ठीक कर लोगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? आप लोग जब पढ़ते हो तो घर में टीवी चलता रहता है? नहीं सर। तो सुनते हो आप लोग? मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया है तो बताया कि श्वसन तंत्र क्या होता है। ये एक ऐसी क्रिया है मानव शरीर का जिससे क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं तथा बाहरी वातावरण के बीच, शरीर की कोशिका मतलब क्या हुआ? अंदर लंग्स, बाहर से हम क्या लेते हैं? एयर, और फिर बाहर को क्या छोड़ते हैं? एयर। ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, शरीर के अंदर कोशिकाओं से बाहर के वातावरण से लेना और बाहर के वातावरण को वापस देना, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसी को तो श्वसन क्रिया कहते हैं। अब अंदर हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। बाहर हम क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को हम क्या कहते हैं? जब योग करते हो तो क्या कहते हैं? इनहेल, एक्सहेल कहते हैं ना। कभी क्या योग योग किया है कभी? हाँ सर करते हैं। तो जो योग टीचर होते हैं कभी इनहेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं? सर करते हैं। अगर लोग हाँ ये बोलते हैं सांस तो अंदर लीजिए बाहर छोड़िए, क्योंकि सब तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनहेल। इनहेल, यस सर। और सांस को बाहर छोड़ो, एक्सहेल। एक्सहेल। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या लेते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन। कोई O2 बोले आपको तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। और कोई CO2 बोले तो लिख लो, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये है श्वसन क्रिया विधि। अब उसमें हम रिब्स हैं, उसमें बड़े सारे 12 होते हैं,
इस सब को इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आंतरिक श्वसन बाह्य श्वसन हमने कर ही लिया, तो हम कर लेते हैं इंटरकोस्टल रिब्स। देखो रिब्स के 12 जोड़े होते हैं, जिससे ये देखो यहाँ ये जो है ना पूरा डायाफ्राम को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिब्स। यहाँ जो पसलियां होती है इसी को रिब्स कहते हैं। चलो इस पे हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे ना तो डिटेल हो नहीं पाएगा, समय हो गया है। इस पे हम कल डिटेल करेंगे रेस्पिरेटरी पे। हाँ जी सर डायाफ्राम आपने बोला था फेफड़ों में, ये क्या होता है? सर डायाफ्राम के बारे में बोला था ना आपने। हाँ मैं बोला था, अभी मैं कह रहा हूँ कि इस पे हम, क्योंकि इसको थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, इसको हम कल लेंगे, ठीक है? कल इसको डिटेल में हम समझेंगे और फिर इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अभी अब टाइम 2-4 मिनट का रह गया है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो वो बॉक्स के बारे में, व्हाइट बॉक्स के बारे में बता रहे थे ना? क्या सर? व्हाइट बॉक्स के बारे में बता रहे थे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बोल पाते हैं, कम बोल पाते हैं, माँ पा ऐसे बोल पाते हैं। हाँ तो उनका क्या होता है, नहीं बोल पाते हैं। जो वॉइस बॉक्स होता है ना वोकल कार्ड, वो ओपन नहीं होता है। तो उसी को ओपन करने के लिए आप देखोगे डॉक्टर लिखता है स्पीच थेरेपी कराओ इनका। स्पीच थेरेपी से वो ओपन करते हैं। आपके पास आज क्या कहते हैं नेचुरोपैथिस्ट और भी बड़े सारे ऑप्शन है। वो जब मैंने बोला ना आपको कि जब हम डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस पे नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हर एक चीज के लिए है, बशर्ते कि आप उसकी सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसका एप्लीकेशन सही से समझें, तब जाके बात बनती है। ठीक है? ओके जी, और पूछिए, और कुछ? चलो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम थोड़ा बहुत जो रेस्पिरेटरी का रह गया है उस पे करके फिर दूसरा सिस्टम कर लेंगे। ठीक है?